नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले आज की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। बैठक में हुई 1.5 दर्जन एजेंडों पर चर्चा। तमाम मंत्रीगण मौजूद रहे। पलवल में 5 करोड़ 19 लाख की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ। गौरव गौतम ने किया विकास कार्यों का शिलान्यास। ये कहा कि सड़क, नाली और कम्युनिटी सेंटर बनेंगे, सभी वार्डों में होगा समान विकास। पलवल जिला परिषद का विवाद खत्म हो गया है। कृष्णपाल गुर्जर और गौरव गौतम की बैठक में बनी सहमति, सभी वार्डों को मिलेगी समान विकास राशि। विकास कार्यों में नहीं होगा कोई भी भेदभाव, ये कहा गुर्जर ने। कुमारी शैलजा बोली, इस्तीफा पहले होना चाहिए था। राहुल गांधी की बात मानते तो बच्चे ना भटकते। बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़, लाठीचार्ज की जांच की उठाई मांग। नई शिक्षा नीति पर भी साधा निशाना, सरकार में नैतिकता नहीं, ये कहा कुमारी शैलजा ने। हरियाणा की शर्मिला को कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का दमदार प्रदर्शन, जीत के बाद भावुक हुई शर्मिला। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने भी बधाई दी। गोल्ड मेडल जीतने पर बेटी हुई भावुक। पंजाब यूनिवर्सिटी में करंट से पीएचडी स्कॉलर की मौत हुई। रेवाड़ी की शोध छात्रा की पीयू कैंपस में दर्दनाक मौत हुई। माइक्रोबायोलॉजी में शोध कर रही थी रेवाड़ी की ज्योति। हॉस्टल से विभाग जाते समय हादसा हुआ, छात्रा की जान गई। कुरुक्षेत्र मंडी में आढ़ती पर हमला हुआ। 3 बदमाश कैश लूटकर फरार हुए। हफ्ता वसूली की धमकी का आरोप लगाया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पुलिस मामले की जांच में जुटी, नाम पूछते ही शुरू की मारपीट। सड़क हादसे में म्यूजिक कंपोजर की मौत हुई। पुलिस एम्बुलेंस की देरी पर सवाल उठे। 23 वर्षीय सिद्धार्थ सूरी की दर्दनाक मौत हुई। घंटों सड़क पर तड़पता रहा युवक, समय पर मदद न मिलने का आरोप। पानीपत पार्क अस्पताल ने मानी स्टाफ की लापरवाही। कंसेंट फॉर्म में स्टाफ ने खुद लिखा नाम। स्टेंट ऑपरेशन पर अस्पताल की सफाई। मौत मामले में अस्पताल ने रखा पक्ष। फोन पर सहमति मिलने का अस्पताल का दावा। एफआईआर को अस्पताल ने बताया नियम विरुद्ध। हरियाणा में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। यमुनानगर, पंचकुला, फरीदाबाद में झमाझम बारिश। 3 जिलों में भारी, 12 जिलों में हल्की बारिश के आसार। आधा मानसून बीता। प्रदेश में 27% कम बारिश दर्ज। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा सरकार में खेल और कानूनी राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल शहर के वार्ड नंबर 10 स्थित कुसलीपुर क्षेत्र में करीब 5 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से निर्मित की जाने वाली विभिन्न जनहितकारी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। तो खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने ये कहा कि नगर परिषद पलवल के अनुसार इन परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र में सड़क और नाली निर्माण, बीपीएल कॉलोनी के आसपास आधारभूत सुविधाओं का विकास, कई गलियों का निर्माण और ओबीसी कम्युनिटी सेंटर का निर्माण जो है वो कराया जाएगा। तो इन विकास कार्यों पर करीब 5 करोड़ 19 लाख की राशि खर्च की जाएगी। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने यह भी कहा कि पलवल के विकास को गति प्रदान करने के लिए हर कोशिश की जा रही है, हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पलवल की जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। नगर परिषद के सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं ताकि जनता को कोई भी परेशानी ना हो। आगे कहा कि विकास कार्यों को लेकर विपक्ष लोगों को गुमराह करने का काम करता रहता है, लेकिन पलवल की जनता ने उन्हें जो आशीर्वाद दिया है उस पर खरा उतरने का काम किया जाएगा। गौरव गौतम ने यह भी कहा कि नगर परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य किए जाएं। विकास कार्यों के लिए समान रूप से राशि आवंटित की जाएगी। 5.5 करोड़ की लागत से सड़कें, द्वार का निर्माण हो रहा है। हम लगातार पलवल को, विकास की गति को, कल भी हमने करोड़ों रुपए के उद्घाटन किए, आज भी हम करोड़ों रुपए के उद्घाटन कर रहे हैं। हमने तय किया है कि पलवल के अंदर एक भी दिन कंस्ट्रक्शन रुकेगा नहीं। किसी न किसी रूप में कहीं रोड बनते हुए दिखाई देंगे, कहीं हॉस्पिटल्स, कहीं चौक चौराहे, कहीं खेल स्टेडियम। हम पलवल की विकास की गति को और तेज आगे ले जाने के लिए हर संभव काम कर रहे हैं। हमें जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद और सहयोग समय समय पर मिलता रहता है। हमारे सभी साथी, नगर परिषद के चेयरमैन समेत
बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। मंत्री जी, आपने कहा कि जब भगवान कार्य करता है कुछ राक्षस विघ्न डालते हैं, इसलिए जो आप मैंने ये बात सदियों से कही है। जब समय समय पर अच्छे काम करते हैं तो कुछ लोग आकर प्रयास करते हैं कि डिस्टर्ब हो सिस्टम। कुछ लोगों को कुछ चीजें पचती नहीं है, सदमा ऐसा लगता है, सोचते कुछ है होता कुछ है, और ये विपक्ष के लोग इसी प्रकार की भूमिका रखते हैं। तो मुझे लगता है कि इन पे जाना नहीं चाहिए। जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। पलवल जिला परिषद में लंबे समय से चल रहा विवाद आखिरकार अब केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के दखल के बाद खत्म हो गया है। दोनों मंत्रियों के अनुसार जब जिला परिषद के सभी वार्डों में विकास की समान राशि वितरित की जाएगी। आपको बता दें कि पलवल जिला परिषद में लंबे समय से 2 खेमे बने हुए थे और विकास की राशि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। जहां एक तरफ चेयरमैन पक्ष जिला परिषद के कुछ अधिकारियों पर परिषद के कुछ पार्षदों से मिली भगत कर गंभीर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा था, तो वहीं दूसरे पक्ष की बात की जाए तो दूसरा पक्ष जो है वो चेयरमैन पर विकास के लिए आने वाली राशि को समान रूप से वितरित नहीं करने का आरोप लगातार लगा रहा था। तो मीटिंग के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने यह कहा कि जो जिला परिषद के चेयरमैन और परिषद के पार्षदों में मतभेद चल रहे थे और कुछ पार्षदों को विकास के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे, जिनकी बार बार शिकायत हमें मिलती आ रही थी, उसी को लेकर यह बैठक की गई है। और जो इन परिषद के सदस्यों में विकास के कार्यों को लेकर मनमुटाव चल रहा था, आज उसको खत्म कर दिया गया और आगे से परिषद के सभी सदस्यों को समान विकास के लिए पैसा दिया जाएगा ताकि उनके वार्डों में विकास हो सके। आज जिला परिषद की मीटिंग थी और इसमें समान सारे पार्षदों को पैसा वितरण हो उसको लेकर बैठक थी और बहुत अच्छी बैठक रही। और मुझे लगता है कि अधिकारी समेत सब लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और सभी पार्षद सर्वसम्मति से काम करने का काम किया। तो जिला परिषद की आज बैठक थी, उसमें हम सब यहाँ के मंत्री, विधायक, लोग सब पदेन सदस्य हैं। तो आज उसकी बैठक में हमें आने का मौका मिला है और एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया है कि जिला परिषद के जितने भी सदस्य हैं राशि का उन सब में समान वितरण किया जाए। तो सर्वसम्मति से इसमें बन गई है। अब सभी जिला पार्षदों के लिए बराबर की राशि बजट में आवंटित की जाएगी और जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं, उन सब की रिकमेंडेशन को भी डी साहब उसमें समायोजित करेंगे। तो इस तरह का फैसला कोई नहीं है, सब एक ही परिवार के लोग हैं। कई बार परिवार में भी थोड़ी मोड़ी बातें होती हैं, लेकिन ये एक परिवार है और परिवार में सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। परिवार में जो भी पैसा आए उस सब बराबर सब में बंटना चाहिए। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने ये कहा कि इस्तीफा पहले होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार राहुल गांधी की बात मान लेती तो देश के लाखों बच्चों को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता और सरकार को झुकना पड़ा है। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि पहले ये लोग ये कहते थे कि हम झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि इन लोगों में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने ये कहा कि हर स्टेट में पेपर लीक हो रहे हैं। पिछले दिनों वो उत्तराखंड में थी, वहां पेपर लीक के मामले सामने आए और अब सभी स्टेट में इसी तरह के मामले सामने आते रहते हैं। इस सरकार को बच्चों के भविष्य की कोई भी चिंता नहीं है, कुमारी शैलजा ने ये कहा है। तो आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखो, इस्तीफा तो होना था और पहले होना चाहिए था। और अगर पहले ही बात मान लेते, राहुल जी की बात मान लेते, तो इन बच्चों के साथ ये अत्याचार नहीं होता। बच्चों को सड़क पर आने को मजबूर नहीं किया जाता। पहले से राहुल जी ने ये बात उठाई, लेकिन देश के जब लाखों बच्चे इस तरह से आए, सड़कों पर आए, तब इस सरकार को होश आया। हमने अपनी लड़ाई लड़ी, बच्चों ने लड़ी, सबने एक ऐसा माहौल बनाया कि सरकार को झुकना पड़ा। और ये सरकार जो कि कहती थी कि हम झुकेंगे नहीं और हम किसी का इस्तीफा नहीं लेते, ये तो नैतिकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इनके पास। जब इतना मजबूर किया तब जाके इस्तीफा दिया। तो इसमें कौन सा इन्होंने ऐसे वो किया। लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे हैं, राहुल जी ने कहा है, उन मुद्दों को भी अभी इनको क्लियर करना पड़ेगा।
जैसे हरियाणा में भी कई पेपर लीक होते हैं, तो क्या कितनी बार हुए हैं, हमने कितनी बार उसके खिलाफ प्रदर्शन, धरने, जुलूस कितनी बार किया है और कब से हम कर रहे हैं, हर जगह, हर स्टेट में। बल्कि अभी उत्तराखंड में मैं थी, वहाँ फिर पेपर लीक, और मैं उनको ये मन के, हम तो हरियाणा को समझते थे, उत्तराखंड भी उसमें, और अब तो सारा देश। इस सरकार को बच्चों के भविष्य से कोई चिंता नहीं है। इन्होंने अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी लगा दी, और अब देख रहे हो आप किस तरह से ये इनकी ये टेस्टिंग जो होती है हर बार फिर लीक हो जाता है। महाराष्ट्र में भी हुआ, तो हर जगह हो रहा है। तो ये सिस्टम क्या है, ये सरकार क्या है, और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। हरियाणा की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने महिलाओं की शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 9.81 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। तो स्कॉटलैंड में आयोजित प्रतियोगिता में शर्मिला की इस उपलब्धि ने देश और हरियाणा दोनों का मान बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शर्मिला धनखड़ को ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी और ये कहा कि शर्मिला धनखड़ के शानदार प्रदर्शन ने देश और हरियाणा का नाम रोशन कर दिया है। उनकी ये सफलता राज्य के खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी है। मुख्यमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की और साथ ही ये कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर शर्मिला की दोनों बेटियों ने अपनी मां को बधाई दी। मेरा नाम अनुज है और मेरी एक छोटी बहन है और मेरी मम्मी का अब कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल आया। कैसा फील कर रहा है कॉमनवेल्थ देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आने वाले? हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। कैसा रहा था मम्मी का, क्योंकि पहले कॉमनवेल्थ में गए थे, वो कब गए थे और उस टाइम क्या रहा था? तब मम्मी 2022 में गई थी, तब मम्मी की 4th रैंक आई थी, तब थोड़े उदास थे, पर इतने थोड़े टाइम में इतना चली गई तो हमें वो भी बहुत अच्छा लगा और अब इनकी बार तो गोल्ड मेडल आ गया। काफी डिफिकल्टीज बताते हैं कि घर भी बेचना पड़ा था गेम की तैयारियों के लिए। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा खर्चे वर्चे थे तो इसलिए बेचना पड़ा घर। बहुत अच्छा लगा और हमारे ऐसे लगता है हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। किस तरीके से खुशी मनाई आपने? हमने पार्टी वगैरह किया, पटाखे बजाए हैं। क्या सपना है जीवन में आज बढ़ने का? आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं गेम कर रही हूँ। मेरा सपना है कि मम्मी के साथ मैं मेडल लेके आऊँ। कौन सा? मैं लॉन्ग जंप कर रही हूँ। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि पीयू में मंगलवार सुबह पीएचडी स्कॉलर युवती की करंट लगने से मौत हो गई। वो गर्ल्स हॉस्टल में अपने विभाग में पढ़ाई के लिए जा रही थी। इस दौरान अचानक कच्चे रास्ते पर नीचे गिर पड़ी और ये देखकर स्टूडेंट उसे उठाने के लिए दौड़े। जब तक वो युवती को अस्पताल ले जाते उसकी मौत हो चुकी थी। तो मरने वाली युवती हरियाणा की रहने वाली है। हरियाणा की रेवाड़ी की वो लड़की रहने वाली है। वो गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। शुरुआती जांच में इसे करंट लगने से मौत माना जा रहा है। हालांकि अभी जांच की जा रही है। यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक रेवाड़ी की ज्योति, जो कि 28 वर्षीय है, पंजाब यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी विभाग की पीएचडी स्कॉलर थी। मंगलवार सुबह वो गर्ल्स हॉस्टल 10 से माइक्रोबायोलॉजी विभाग जा रही थी। इस दौरान गर्ल्स हॉस्टल 8 और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि UIET को जोड़ने वाली सड़क के किनारे जो कच्चे रास्ते बने हुए हैं वहां से गुजरते समय अचानक से वो नीचे गिर पड़ी। इसके बाद दूसरे छात्र उसकी मदद के लिए तुरंत वहां पर पहुंचे। तब तक पता चला कि ज्योति को करंट लगा है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की मदद से ज्योति को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया। इसका पता चलने पर यूनिवर्सिटी कैंपस में धरना लगा दिया गया। सब्जी मंडी कुरुक्षेत्र में 3 बदमाशों ने आरती पर हमला कर दिया और कैश छीना और ये मामला अब सामने आया है। घटना सुबह करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है। जब आरती मंडी में अपनी दुकान लगाने की तैयारी कर रहा था तभी एक गाड़ी में 3 बदमाश आते हैं और आरती पर हमला कर कैश छीन ले जाते हैं। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो जाती है। आरती के भाई का ये कहना है कि गाड़ी में 3 बदमाश आते हैं और नाम पूछते ही मारपीट करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके भाई को काफी ज्यादा चोटें आई। तो वहीं जो लोग बीच बचाव करने के लिए आए उनको भी बदमाशों ने धमकी दी, जान से मारने की बात कही
उनका ये कहना था कि बदमाश हफ्ता यानी कि वसूली की बात कर रहे थे। बदमाश ये कह रहे थे कि जिसे भी यहाँ पर काम करना है उसको हफ्ता देना ही पड़ेगा। इधर घूम के गाड़ी आई, गाड़ी में से गाड़ी 3 बंदे निकले। पहले तो तीनों ने लंबे लंबे से लठ ले रखे थे पूरी सी। उसके बाद आए यहाँ फड़वे की संजय कौन है, संजय और कुछ नहीं पूछा, सिर्फ संजय कौन है। आया कि भाई वहाँ बैठा था, चाय पी रहा था। चाय भाई ने बोला क्या मैं, भाई बताओ। पूछा, कुछ नहीं था, उठाया सीधा मारने लग गए। 3 के तीनों जो बीच में आया उनको भी मारा, उनके भी काफ़ी चोट है, ठीक है। बाकी जो भाई मेरा नॉर्मल पड़ा है ना, और जो बाकी जो अपना जो भी था वो था ना थैला गुत्थी, वो सारी गायब है, ठीक है। उसमें कैश होएगा कम से कम 16-17, ठीक है। जिम्मेदारों को हिसाब करना था, मतलब 16-17 जिम्मेदारों का पैसा था। हाँ जी। अंदाजा है, अंदाजा ऐसे क्या बताऊँ जी, वो तो भाई ने पता। मैं तो आया, मैं भी सीधा भागता हुआ मंडी आया। अगली खबर फरीदाबाद से। फरीदाबाद में सड़क हादसे के बाद करीब 1 घंटा पुलिस या एम्बुलेंस की सहायता न मिलने के चलते उभरते हुए म्यूजिक कंपोजर सिद्धार्थ सूरी की सड़क हादसे में जान चली गई। आपको बता दें कि सिद्धार्थ सूरी घर में इकलौता वारिस था जो पुलिस और प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ गया, ये आरोप लगाया जा रहा है। इस हादसे में सिद्धार्थ का दोस्त साहिल गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। तो आपको बता दें कि जो सिद्धार्थ है दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थ सूरी की मां का ये कहना है कि उनका बेटा म्यूजिक कंपोजर था जो बीती रात अपने दोस्तों के साथ स्कूटी पर सवार होकर फरीदाबाद में पेन ड्राइव लेने के लिए आया था और पेन ड्राइव लेकर वापस घर लौट रहा था। तभी सेक्टर 28 इलाके में आगे चल रहे एक ट्रक ने अचानक से ब्रेक मार दिया और इसके चलते उनके बेटी की बाइक ट्रक के पीछे जा टकराई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया और इस हादसे में उनके बेटे को काफी ज्यादा गंभीर चोटें आई। उसका दोस्त साहिल भी काफी ज्यादा चोटिल हुआ है, घायल हुआ है, लेकिन वो सड़क पर घंटों पड़ा रहा। ना तो कोई पुलिस आई वहां पर, ना ही एम्बुलेंस पहुंची, सहायता कोई भी मुहैया उसे नहीं करवाई गई, जिसके चलते इलाज नहीं मिला और उनके बेटे की जान चली गई। जब दिल्ली से भी आगे पौने घंटे के अंदर तब भी एम्बुलेंस नहीं आई थी। मेरा बेटा वहीं खून पे लथपथ गिरा हुआ था, चादर डाली हुई थी। सबने यही बोला कि ट्रक वाले ने मारा। अब ट्रक वाला तो भाग गया, अब उसको कहाँ ढूंढूं जाकर मैं। आपको मेरा तो बच्चा चला गया। कैसे पता चला? उसका दोस्त था साथ में, उसने बताया फोन करके। वो भी अनकॉन्शियस हो गया था, उसने भी बाद में फोन किया। इसका मतलब वो बहुत पहले एक्सीडेंट हो चुका था। 11 बजे हमें खबर मिली, 12 बजे हम पौने घंटे बाद पहुंचे। तो आप लगा लीजिए 1 घंटा रोड पर पड़ा रहना है किसी का, छोटी बात नहीं है। जो एक्सीडेंट की हमें सूचना मिली उस संबंध में हमने FIR दर्ज रजिस्टर कर दी है और उसमें जैसे भी हमें कोई क्लू लगता है तो हम उस नियम के अनुसार जो है कार्रवाई करते हैं। कैसे घटना है ये रात को 12:15 के आसपास की घटना है। पानीपत शहर के चर्चित पार्क अस्पताल में पैर की हड्डी का इलाज करवाने आई महिला गुड्डी देवी के दिल का ऑपरेशन यानी कि छल्ला डालना करने का मरीज की मौत के मामले में अस्पताल प्रशासन ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने अपनी गलतियों को तो स्वीकार कर लिया, मान ली है गलतियां अपने अस्पताल प्रशासन ने, लेकिन इसके साथ ही परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR को नियम विरुद्ध करार दे दिया है। अपनी सफाई पेश करते हुए पार्क अस्पताल प्रशासन ने यह स्वीकार किया कि उनके स्टाफ की लापरवाही तो हुई है। अस्पताल प्रबंधन ने यह कहा कि सहमति से फॉर्म हस्ताक्षर वाले कॉलम में अस्पताल के स्टाफ ने खुद से मरीज के परिजनों का नाम लिख दिया था, जो कि प्रशासनिक स्तर पर स्टाफ की एक बहुत बड़ी गलती रही है। अस्पताल ने अपनी सफाई में यह भी दावा किया है कि जब परिजनों को मरीज के दिल की बीमारी और छल्ला डालने की बात बताई गई तो पहली बार में उन्होंने मना कर दिया था। हालांकि उसके बाद उन्होंने बीमारी की गंभीरता के बारे में कई बार समझाया गया था। अस्पताल प्रशासन का यह भी कहना है कि उन्होंने अंत में महिला के बेटे से फोन पर बातचीत की, उसकी सहमति मिलने के बाद ही दिल में छल्ला यानी कि स्टंट डाला गया था। डॉक्टर ने कंसोल रूम में उनके पिताजी भगवान दीन और उनके छोटे बेटे सुरजीत को सारा एक्सप्लेन किया कि ये टीवी के अंदर कि ये नसें ब्लॉक है, यहाँ ट्रीटमेंट चाहिए।
उसके बाद जब उन्होंने समय मांगा, आधा पौना घंटा निकाल दिया, इमरजेंसी थी, पेशेंट टेबल पे था, डॉक्टर के पास बहुत समय नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने सारा ट्रीटमेंट किया होता है तो डिसीजन लेना होता है कि या तो इसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाए या आगे प्रोसीजर किया जाए। तो उस वक्त डॉक्टर की तरफ से जब ये आया कि भाई आप निर्णय जल्दी लें, तो उन्होंने अपने बेटे से बात करवाई। उनके बेटे, क्योंकि डॉक्टर स्क्रब था, उसने कपड़ों में था, वो हॉस्पिटल से बाहर कैथ लैब के बाहर नहीं आ सकता था, तो हमारे एक टेक्नीशियन ने उन्हीं के फ़ोन से उन्हीं के बड़े बेटे से बात की, छोटे बेटे के फ़ोन से बड़े बेटे से बात की और उसे सारा एक्सप्लेन किया। जब उसने बोल दिया कि ठीक है मैं पहुंच रहा हूं, आप लोग केस स्टार्ट कर दीजिए, उसने अपना ओके दे दिया। उसके बाद हमारे टेक्नीशियन ने उनको बोला कि जी आप अपना इस पर साइन कर दीजिए, तो उन्होंने बोला जी मैं साइन नहीं कर सकते, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो हमारे स्टाफ ने उसको ये बोला कि फिर आप अपने नाम बता दीजिए, तो उसने बताया कि जी मैं पति हूँ, मेरा नाम भगवान दीन है, मैं छोटा बेटा हूँ, मेरा नाम सुरजीत है। तो उसने कोई साइन नहीं किए हैं, उसने सिर्फ उनके नाम लिख दिए हैं कि ये भगवान दीन है और ये सुरजीत है। लापरवाही बिल्कुल नहीं। आप है ना, इसमें मेडिकल बोर्ड बैठता है, ये डिसीजन मुझे लगता है मेडिकल बोर्ड पे जाना। अगर आप लोगों को कुछ लगता है तो ये मेडिकल बोर्ड पे जाए, वहाँ से जो डिसीजन आएगा वो हम एक्सेप्ट करें। हमारे साइड से तो ये कि हमने कोई लापरवाही नहीं की। दिस इज बिल्कुल क्लियर एंड कट, मतलब स्टैटिक केस है और इसमें ऐसा ही होना चाहिए जो हमने किया। हरियाणा और पंजाब, दो राज्यों के भंवर में एक युवा राष्ट्रीय खिलाड़ी पिछले कई सालों से फंसा हुआ है। दरअसल दिनेश घणगस नाम का एक युवा खिलाड़ी का जन्म हुआ तो पंजाब के मानसा जिला के गांव झंडा खुर्द में था। दिनेश की 8वीं की पढ़ाई भी पंजाब के मानसा में हुई है, लेकिन उसके बाद 12वीं तक की पढ़ाई सिरसा जिला में हुई है। दिनेश 13 साल पहले सिरसा जिला में खेल खेलता रहा है। दिनेश के मुताबिक उसने राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर अलग अलग गेम खेली और देश और प्रदेश के लिए कई सारे मेडल भी हासिल किए हैं। तो दिनेश अब दोनों राज्यों की खेल पॉलिसी को लेकर परेशान दिखाई दे रहा है। दिनेश के मुताबिक दोनों ही राज्य उसको ग्रेडेशन नहीं दे रहे, जिसकी वजह से उसकी सरकारी नौकरी भी अधर में ही लटकी हुई है। तो 32 वर्षीय दिनेश का ये कहना है कि वो पिछले 15 साल से ग्रेडेशन के लिए पंजाब और हरियाणा राज्य में सरकारी बाबुओं के दफ्तर के चक्कर काट रहा है। हर बार उसको ग्रेडेशन नहीं देने की दुहाई दी जाती है। दिनेश भी हिम्मत हारने वाला नहीं है। उसका ये कहना है कि मानसौर सिरसा जिला के खेल अधिकारी उसकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे, लेकिन दिनेश का ये कहना है कि वो बहुत जल्द पंजाब और हरियाणा के खेल मंत्री और सीएम से मुलाकात करना चाहता है, ताकि अपनी समस्याएं दोनों खेल मंत्री और मुख्यमंत्रियों के समक्ष रख सके, ताकि दोनों राज्यों की सरकारें कोई पॉलिसी निकाल सके और उसकी समस्या का कोई ठोस समाधान निकाल सके। सर मेरी जो है ग्रेडेशन की प्रॉब्लम है, जो हरियाणा भी नहीं लगा के दे रहा और पंजाब भी नहीं लगा के दे रहा। मेरा जो डोमिसाइल है वो पंजाब का है, पंजाब में मानसा जिला के झंडा खुर्द गांव का है, और मेरे गांव से 20 किलोमीटर दूरी पर सिरसा है जी हरियाणा में। तो मैं वहीं पढ़ता था, वहीं प्रैक्टिस करता था, तो वहीं रहता था जी, वहीं प्रैक्टिस करने लग गया। तो मेरा मेडल है जी, स्टेट में मेरे 3-4 मेडल है और 15-20 बार स्टेट खेला हुआ हूँ और 2 बार नेशनल खेला हुआ हूँ। लेकिन ग्रेडेशन नहीं लगा के दे रही है। हरियाणा सरकार कह रही है कि हम अदर स्टेट को कोटा नहीं देते, और जो 2010 में 0.4 का जो रूल है उसमें ये लिखा हुआ है कि जहाँ का डोमिसाइल है वहाँ का उसी राज्य को ग्रेडेशन देनी पड़ती है। जैसे कि पंजाब को मेरे को ग्रेडेशन देनी चाहिए, लेकिन ना वो लिख के दे रहे हैं ना वो बोल रहे हैं कुछ भी, और हरियाणा ने तो लिख के दे दिया है। तो इसमें प्रॉब्लम यही आ रही है कि मेरी ग्रेडेशन नहीं लगा रहे हैं। ये नौकरी में तो भाईचारा निभा रहे हैं। पंजाब का लड़का राजस्थान का लड़का, हरियाणा का लड़का पंजाब में नौकरी लग सकता है, पंजाब का लड़का हरियाणा में लग सकता है, और मैं तो ग्रेडेशन मांग रहा हूँ जी। जो मेरी काबिलियत है भी, मैंने गेम किया है, मेरी गलती क्या है जी? या तो उस टाइम मुझे ये खेलने ना देते, अब मैं खेला हुआ हूँ तो अब ग्रेडेशन लगा रहा है। मैं ग्रेडेशन के लिए 15 साल से भटक रहा हूँ जी इधर उधर। बात मौसम की करते हैं। हरियाणा में मौसम विभाग ने 2 दिन तेज बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की है। मंगलवार सुबह की बात की जाए तो यमुनानगर, पंचकुला, फरीदाबाद में तेज बारिश हुई। दोपहर को गुरुग्राम और भिवानी में भी बारिश शुरू हो गई थी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के तीनों जिलों झज्जर, बहादुरगढ़, रोहतक में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी और हिसार, फतेहाबाद, जींद, हांसी, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल और नूंह में हल्की बारिश हो सकती है। उधर आधा मानसून सीजन बीत चुका है, लेकिन अब तक भी 134.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये सामान्य से 27% कम है। जून के बाद जुलाई में भी कम बारिश हुई। जुलाई में अब तक 95.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि सामान्य से 130.2 मिलीमीटर से 26% कम है। तो मौसम विभाग की माने 1 जून से
26 जुलाई 2026 तक कुछ जिलों में सामान्य या उससे ज्यादा बारिश हुई है, जबकि कई जिलों में अब भी सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, भिवानी, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल और चरखी दादरी समेत कई जिलों में मानसूनी बारिश सामान्य श्रेणी में ही रही है। महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो 185.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि सामान्य से 3% ज्यादा है। रेवाड़ी की बात करते हैं 173 मिलीमीटर, चरखी दादरी में 175 मिलीमीटर और पलवल में 168.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कई जिलों में अब भी बारिश का बड़ा घाटा बना हुआ है। सबसे खराब स्थिति जो है जींद और सिरसा की है। जींद में अब तक सिर्फ और सिर्फ 65.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से 62% कम है। सिरसा में 42.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से 62% कम है। रोहतक की बात की जाए और अंबाला की बात की जाए तो यहाँ पर 61%, कैथल में 47% और सोनीपत में 38%, हिसार में 35% और यमुनानगर में 34% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए GTC न्यूज के साथ।